अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सुहेल आफरीदी साहब की स्ट्रीट मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा डिवीज़न में, जहां पर उन्होंने आज एबटाबाद का, हरीपुर का, मानसरा का दौरा किया और जहाँ जहाँ उनका इस्तकबाल हुआ वो बहुत ही हैरत अंगेज़ मनाजिर थे। अगरचे ये खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर थे और यहाँ पर जनरली लोगों का ख्याल ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है बड़े जलसे या बड़े ये जो अपने कन्वेंशंस वगैरह हैं वो करती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस अंदाज से सुहेल आफरीदी को वेलकम किया गया है, इस तरह का नज़ारा बड़ा कम ही देखने को मिलता है और ये बहुत ही अनयूजुअल किस्म के सीन्स थे। तो इसके ऊपर बात करते हैं तफसीली। एक ख़त जो है वो कोट लखपत से आया है जी। उस ख़त की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम आया है। ये ख़त क्या कहता है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम प्लेटफॉर्म जर्नलिज्म का जो रहा है siyaasat.pk, इसका दफ्तर इस्लामाबाद से क्लोज़ कर दिया गया है, तो उसकी भी जो वीडियोस है सामने आ रही हैं तो वो बड़ी दिल को उदास करने वाली चीज़ें हैं। ज़ाहिर है कि जहाँ पे कहीं आप काम कर रहे होते हैं वो दफ्तर क्लोज़ हो तो हर किसी का उसको देख के दिल उदास भी होता है, और ख़ास तौर पर जो वहाँ के लोग जो वहाँ से वाबस्ता थे, जहाँ से उनका रिस्क भी वाबस्ता था, उनके लिए ज़ाहिर है ये मुश्किलात का टाइम है। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आगे क्या नज़र आ रहा है, स्ट्रीट मूवमेंट की क्या कामयाबी या नाकामी दिखाई दे रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज जी स्ट्रीट मूवमेंट पे बात करते हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट से मुझे ये ख्याल आ रहा था कि वाकई वोट मांगना जाके और सियासत करना या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है ऑनेस्टली। हालांकि मैं तो बड़े एक महदूद पैमाने का इलेक्शन लड़ रही हूँ, जो कि सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब की हद तक है और उसमें भी सिर्फ सहाफ़ियों ने वोट करना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक थका देने वाली कैंपेन जो है वो सारा दिन मेरी जारी रही, जिसकी वजह से ख़ासा, जिसको कहते हैं ना, एक टायरिंग इफ़ेक्ट आ रहा था। और चूँकि मैंने कभी इलेक्शन वगैरह इस तरह से लड़ा नहीं है, हाँ स्कूल कॉलेज के ज़माने में कभी ज़रूर कॉन्टेस्ट किया होगा, लेकिन ज़ाहिर है वही बात है कि वो एक बहुत ही महदूद सा आपका होता है एक एक्सपोजर। लेकिन ये एक मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है और मुझे बड़ा मज़ा भी आ रहा है लोगों से इंटरेक्ट करने का, लोगों को सुनने का, लोगों से जाके आप जब उनके मसाइल भी सुनते हैं, उनसे बात भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो मुझे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है वो इसलिए भी कि मुझे जिस तरह से लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस तरह से ऑनर कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। और इस वजह से जो वो आपकी एक सारे दिन की भाग दौड़ और थकन होती है ना, वो भी आप भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज ये सोच ज़रूर रही थी कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो जिस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, लोगों में कैंपेन करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े हलके होते हैं, लाखों की तादाद में वोटर्स होते हैं, उन तक पहुंचना, उनसे वोट मांगना, उसके लिए पूरी ये कैंपेन करना, ये बहुत ही भाग दौड़ का काम होता है। तो बहरहाल अगर वो वोट छिन जाएं तो कितनी तकलीफ़ होती होगी। मैं ये सोच रही थी कि वाकई धांधली जब हो जाए इस तरह के मामलात में, और अगर कोई आपका जायज़ हक आपसे छीन ले तो कितनी तकलीफ़ दह बात होती होगी। तो मैं आज और भी ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो रियलाइज़ कर रही थी। अगरचे जो 2024 का इलेक्शन था ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में हुआ था, जहाँ पर लोगों ने बहुत ही अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर वोट किया था, और जिस तरह से उसमें यूथ ने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया, अपनी विल दी, ये तमाम चीज़ें बहुत अनप्रेसिडेंटेड थी और मेरे ख्याल से उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन जिस अंदाज से उसको रौंदा गया, उसकी जो तकलीफ़ है वो मुझे अब दोबारा महसूस होना शुरू हो गई। अच्छा, इस पे वैसे बात भी बड़ी हो रही है, जो मैंने कुछ दिन पहले आपसे ज़िक्र भी किया था कि 25 साल के वोटर्स जो हैं जी, वो अब वोटर्स की हद मुकर्रर कर दी जाएगी और उसकी एलिजिबिलिटी ये रख दी जाएगी। तो इसके ऊपर बड़े बड़े मज़े मज़े की मीम्स भी बनी हुई हैं। आज मैं देख रही थी कि लोग बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे थे कि जनाब फिर तो इस लिहाज से आप शादी की भी उम्र रख दें कि जी 25 साल से पहले किसी की शादी नहीं हो सकती, ड्राइविंग लाइसेंस भी ना बनने दें किसी का जी 25 साल से पहले, क्योंकि जी लोग बालिग नहीं होते। किसी ने लिखा हुआ था भाई फिर अहम इदारों में भर्तियां भी 25 साल के बाद ही आप रख दें जी, क्योंकि आप समझते हैं कि जी उस वक्त तक लोग अगर बालिग नहीं होते तो फिर तो हर चीज़ की जो हद है वो आप 18 साल से बढ़ाकर फिर 25 साल कर दीजिए। लेकिन वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इमरान खान के वोटर को रोकने के लिए अगर आप ये स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भाई जिन्होंने 2024 में आपको इलेक्शन में वोट डाला है, आपको हराया है,
वो अगर उस वक़्त उसमें ज़ाहिर है 19-20 साल के भी लोग होंगे, तो वो जब अगले इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे तो वो तो ऑटोमैटिकली 25 साल से ऊपर चले जाएँगे, तो वो तो फिर आके आपको मारेंगे। और जो यहाँ पर इस वक़्त आपके लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये जो जनरेशन ज़ी है ना, ये किन से इंस्पायर हो रही है, किन के ख़यालात से इंस्पायर हो रही है, वो ये हमारी वाली जनरेशन है, मिलेनियल्स वाली जो है। और जो इस पे आप यूँ कह लें कि जो आगे जनरेशन ज़ी है, जो जनरेशन अल्फ़ा जो कि अब हमारे बच्चे हैं, तो वो सीख रहे हैं जो हम उनको बता रहे हैं। तो आपके जो गले पड़ी हुई है ना, वो ये वाली जनरेशन है। तो आप जनरेशन ज़ी से डर के अगर 18 साल की उम्र जो है वो 25 साल तक लेके जा रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। वैसे भी जिन्होंने वोट कास्ट किया था वो सिर्फ़ कोई सारे 18 साल के बच्चे नहीं थे। उनमें ज़ाहिर है कि हर उम्र और हर तबके के लोग मौजूद होते हैं। और उसका अंदाज़ा मुझे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आजकल इंटरैक्ट कर रही हूँ बाहर लोगों से। तो मैं इस चीज़ में बहुत ही यानी यकीन से कह सकती हूँ आपको ये बात। सिर्फ़ कहीं सुनी या सिर्फ़ एक सोशल मीडिया की जो वाइब्स हैं उसके उसके अलावा, उससे हटकर मैं ये बात ये कर रही हूँ कि ये जो आपका एक फिनोमेना है ना, ये जी बहुत दूर तक निकल चुका हुआ है। ये जो कहानी है ना, ये बड़ी आगे बढ़ चुकी हुई है। जो आप सोच रहे हैं ना जिस अंदाज़ से, आप बहुत पीछे हैं, यकीन मानिए। ये कहानी है जी, ये अपनी जगह, लेकिन एबटाबाद में आज बड़े हैरत अंगेज़ मनाज़िर देखे गए। सुहेल आफरीदी जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट की, उसमें आज वो मानसरा तक पहुँचे, हरीपुर से निकल कर, और फिर जगह-जगह उनका जो रास्तों में इस्तकबाल हुआ। बहुत ही अनयूजुअल मनाज़िर थे। मेरा ख़्याल है सवात में बहुत बड़े जलसे किए हैं, मुराद सईद ने किए हैं, और या फिर इमरान खान साहब जो हैं, ज़ाहिर है वो तो ख़ैर मुल्क में कहीं पे भी इतने बड़े जलसे कर चुके हैं। लेकिन उनके अलावा शायद ये सुहेल आफरीदी हैं जिन्होंने इतने बड़े क्राउड को इकट्ठा किया है। और सुहेल आफरीदी ने ये काम बहुत कम वक़्त में किया है। मतलब बहुत लोगों ने बड़े-बड़े क्राउड्स वग़ैरह किए होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक पीछे पूरा उनका एक पॉलिटिकल करियर, बहुत लंबी कोई स्ट्रगल होती है। लेकिन एक ऐसा शख़्स जिसको कोई 1 साल पहले ठीक से जानता भी ना हो, उसका नाम भी शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, उसके बाद आप उसका एक ये करिश्मा देखें, जादू देखें कि उसके पीछे लोग इस तरह से उमड़ कर आ रहे हैं। और ऑफ़ कोर्स उसके पीछे बेसिकली वो उसकी शख्सियत तो अपनी जगह, लेकिन उसके पीछे जो इमरान खान का हाथ है, उसकी वजह से ये है। तो वो एक आपको डिफ़रेंस जो है वो नज़र आता है। और बहुत से लोग आज ये बात करने पर मजबूर होंगे यकीनन कि जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब अपना क्रेडिट लेते थे कि जी मेरे लिए मैं लोगों को निकालता था, तो आज उनको जवाब मिला होगा कि भाई आप किसी को नहीं निकालते थे। लोग पहले भी जिसके नाम पर निकलते थे, वो आज भी उसके नाम पर ही निकल रहे हैं। बंदा चाहे उसका नाम लेवा आगे कोई भी खड़ा हो जाए। और सुहेल आफरीदी के हवाले से मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हम अक्सर सुना करते हैं ना कि जिस पे अल्लाह का करम हो ना, फिर उसके साथ मत्था नहीं लगाया जाता। तो कुछ उनके साथ वही मामला है कि आप देखिए कि जिस कदर उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और जिस जिस तरह से उनके आगे रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही हैं, उतना ही वो शख्स जो है वो मकबूल होता चला जा रहा है। उतना ही वो शख्स और उभर के सामने आ रहा है जितना उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ ऐसी ही मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि जिस तरह से उनकी नामज़दगी से लेकर यहाँ तक जहाँ तक कि अब वो पहुँच चुके हैं, जो काम भी उनके अगेंस्ट इस तरह से लॉन्च किया जाता है कि जनाब इनको फ्लॉप करना है, इनको फ़ेल करना है, इनको गैर मकबूल करना है, इनको कंट्रोवर्शियल करना है, तो वही चीज़ उल्टा उनके लिए हेल्पफुल साबित हो जाती है। चाहे आप वो किसी भी सिनेरियो में है वो जो देख लें। तो ये तीरा का ऑपरेशन, जहाँ पर ख़्याल ये था कि शायद ये बिल्कुल इनको डिस्क्रेडिट कर देगा, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ पर जिस तरह लोगों से इंटरैक्ट किया, पूरा उन्होंने एक बिल्कुल माहौल बदल दिया। इसी तरह से ये कहना कि जी लोग अब नहीं निकलेंगे, स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई है, उन्होंने इस मिथ को भी ख़त्म किया है। उन्होंने सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पंजाब और सिंध में भी जाके बता दिया है कि लोग तो अभी भी निकलते हैं पीटीआई के लिए। तो वो जो एक खौफ का एलिमेंट था कि जी अब कोई नहीं निकल रहा, अब कोई नहीं निकल रहा, पीटीआई की शायद स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई है, तो वो उन्होंने बताया है कि वो वहाँ पर मौजूद है। तो वो एक जो उनका फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा अब एक आपको वाइटल फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। आज फव्वारा चौक पर इज्तिमा, कॉलेज दोराहा पर उनका इज्तिमा, मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस तरह से वो रुके हैं और जिस तरह वालेहाना लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है, ये वाक़ई बड़े रेयर मनाज़िर होते हैं। और आज तो जुनैद अकबर भी ये कहने पे मजबूर हो गए
اس طرح کا استقبال میں نے یا تو عمران خان کا دیکھا ہے یا پھر سہیل آفریدی جو ہے اتنے کراؤڈ کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ جی ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ موجود ہیں. بہرحال یہ کنٹینیو رہے گا. ابھی مزید انہوں نے کچھ پلان کر رکھے ہیں ریلیز وغیرہ مختلف اور علاقوں کی خیبر پختونخوا کی, تو آپ کو یہ مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے رہیں گے. اچھا جی, دوسری طرف جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مفاہمت کی طرف جانا چاہیے, بات چیت کی طرف جانا چاہیے. انہوں نے ابھی جو اپوائنٹ ہوئے ہیں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب, ان کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اب بن گئے ہیں, آپ کو بہت مبارک ہو, لیکن آپ جو ہے معاملات کو بحران کو نکالنے کی کوشش کریں اور بات چیت سے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, ہمیں آپ پہ یہی امید ہے. تو بیسکلی ان کا شروع دن سے جو موقف ہے وہ زیادہ تر بات چیت کے طرف رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو باہر آپ کو قیادت نظر آتی ہے, جو نوجوان قیادت نظر آتی ہے, اور خود سب سے بڑھ کر جو عمران خان کا پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے, وہ آپ کو ایک اگریسو اسٹریٹجی نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ بات فواد چودھری صاحب بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ مذاکرات سے واقعی معاملات کو کسی نتیجے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو سب سے کی پوائنٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کوٹ لکھپت کی ڈیالہ میں ملاقات ہے وہ کروائیں. یعنی کوٹ لکھپت کے جو اسیر قیدی ہیں ان کو رہا کروائیں تاکہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں, ایک سیاسی ان تک رائے پہنچے اور پھر معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف جائیں, ایک پورا ماحول بنے. ویسے بھی ان کو چھوڑا جائے گا تو ایک تھوڑی نرمی آئے گی فضا میں, اور پھر وہ آگے جا کے کنونس کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے عمران خان صاحب کو, کیونکہ اس وقت انہیں کوئی پولیٹیکل ایڈوائس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مل رہی. ان سے ان لوگوں, اب تو خیر ان کی کسی سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی, لیکن جو آخری ملاقاتیں ہو بھی رہی تھیں وہ ان کو پولیٹیکل مائنڈز کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تھیں, اور اس لیے ان کو وہ سجیشنز نہیں مل پا رہی جو کہ کوئی پولیٹیکل مائنڈز ان کو دے سکتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس کا اڈیالہ ڈائریکٹ جانے کے بجائے کوٹ لکھپت سے ہو کر جائے تو وہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. اب کوٹ لکھپت والے بھی بظاہر ایسا چاہتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب بھی آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت اور گرینڈ ڈائلاگ کے علاوہ تو اس ساری کرائسس کا کوئی حل ہے ہی نہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حکومت اس چیز کو ریئلائز نہیں کرے گی کہ یہ ایک کرائسس ہے جس میں سے نکلنا ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر قوم ایک جگہ پہ اکٹھا ہو. اس میں یہ دو طرفہ ایک حکمت عملی چل رہی ہے کہ ایک طرف سہیل آفریدی پریشر بڑھا رہے ہیں, بڑے بڑے کراؤڈز اکٹھے کر کے دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیں, یہ پاور ہمارے ساتھ ہے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ نکلنے کو بھی تیار ہیں. تو دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب ایک سافٹ فیس کی طرح سامنے بھی ہیں. سافٹ ان اے وے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی ہارڈ سٹانس نہیں لیتے, وہ آپ کو پتہ ہے اچھے سے کہ ان کے بھی کیا رہے ہیں بیانات وغیرہ. سافٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا ایک مفاہمت کا پیغام ہے وہ تو اس وقت وہ لے کے چل رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ انگیج کر کے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ آپ سب پارٹیز کے لیے جو ہے وہ بڑا کارگر ثابت ہو سکتا ہے. آخر میں تھوڑی میں بات کروں گی جی سیاست.pk کی, جس کا دفتر جو ہے اسلام آباد سے وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے. اور سیاست.pk ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا جہاں سے بہت پہلے, جب ابھی بہت زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز نہیں تھے, تب سے انہوں نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا تھا. اور عدیل حبیب جو اس کے بانی ہیں وہ تو خیر بیرون ملک مقیم ہیں, لیکن یہاں پر ان کے دفاتر کام کر رہے تھے, ان کا سٹاف تھا. اور اس کے بعد بہت عرصے سے ان تک پابندیاں لگ گئیں, ان کی ویب سائٹ کو کلوز کیا گیا, اور پھر ان کے جو مختلف ورکرز تھے ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں کہ ان کو بھی انڈر پریشر رکھا گیا. اور ایک تو بہت زیادہ جو وکٹمائزیشن کی مثال ہے وہ سہراب برکت صاحب ہیں جی, نوجوان صحافی جو سیاست.pk سے وابستہ بھی تھے, اور اب تقریباً 52 دن ہو چکے ہیں کہ وہ مسلسل جیل میں ہیں, اور بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی ایک پراپر کسی مقدمے کے, مطلب عجیب بے تکے اور بے سروپا مقدمات میں ان کو جو ہے وہ اندر رکھا گیا ہے, اور ابھی تک بھی ان کی بیل جو ہے وہ نہیں لگائی جا رہی, ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس پلیٹ فارم نے دیکھی ہیں, اور آج انہوں نے اس جو ان کا اسلام آباد کا آفس تھا اس کو باقاعدہ طور پہ کلوز کیا ہے. تو حالانکہ انہوں نے بڑے زبردست قسم کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں, بڑا کانٹینٹ دیا ہے. کام تو یہ اپنا کسی نہ کسی طور جاری رکھیں گے اپنے جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں جو شاید بیرون ملک سے بھی آپریٹ کریں, لیکن یہاں پر جو ان کا وہ دفتر تھا اس کو مینلی انہوں نے کلوز کر دیا ہے. تو بہرحال یہ پاکستان میں ایک بہت ہی
میں سمجھتی ہوں آزادی اظہار رائے کے لیے، جرنلزم کے لیے ایک سیڈ ڈے ہے۔ پہلے ہی جو ہمارے میڈیا دفاتر ہیں، آپ یقین مانیے وہ جس طریقے سے جن حالات کا شکار ہیں، معاشی طور پر بھی، انتظامی طور پر بھی، اور پھر جس طرح سے ایک اوپر انتظام ایک کنٹرول ہے حکومتی سطح کا، اس کی وجہ سے بھی جتنا میں وہ دیکھ رہی ہوں، چونکہ آج کل تو میری کیمپین کے سلسلے میں بہت زیادہ مختلف چینلز وغیرہ پہ جانا ہو رہا ہے، تو میں خود بڑی اس ساری سچویشن کو دیکھ کے سیڈ ہوتی ہوں بعض اوقات کہ ہمارے اتنے زبردست میڈیا ہاؤسز جو تھے، انڈسٹری ہماری پوری جو ہے وہ کس طرح سے ایک اس کو ڈکلائن کی طرف لے کے جایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے دیکھنا، اور اب اس کے اوپر یہ ہے کہ جب پورا ملک ہی اس طرح کی کرائسس میں ہے تو ظاہر ہے میڈیا انڈسٹری بھی اسی کا پارٹ ہے، تو وہ بھی اسی طرح کے کرائسس میں ہے۔ لیکن وی جسٹ ہوپ کہ جی یہ وقت بدلے اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔